तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो अब रूटीन लाइफ चल रही है आपकी, है ना। सुबह उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, अपना काम पे जा रहे हैं, फिर शाम को आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते या मोबाइल पे रील देखते देखते सो जा रहे हैं, है ना। रूटीन लाइफ चल रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन सब से हमें अलग होना पड़ता है। ये जो रूटीन लाइफ है ना, उन सब से अलग होना पड़ जाता है। कोई ऐसी विपत्ति या कोई ऐसा स्पेशल काम, या इतने आप बिजी हो जाते हो कि आप अखबार पढ़ना ही भूल जाते हो, न्यूज़ देखना ही भूल जाते हो, यहाँ तक कि आपको तारीखें भी याद नहीं रहती कि आज तारीख क्या है और आज दिन क्या है। ये इमरजेंसी अब इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। घर में कोई बीमार है, क्यों भाई, घर में कोई बीमार है तो इमरजेंसी, कोई मेहमान आने वाला है तो इमरजेंसी, किसी की शादी होने वाली है तो इमरजेंसी, दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई करनी है तो इमरजेंसी, है ना। 2-3 दिन हम दुनिया से कट जाते हैं ना, दिवाली की सफाई हो रही है साहब, पूरे घर की सफाई हो रही है तो इमरजेंसी, है ना। इसके अलावा जेब खाली है तो इमरजेंसी, लोगों से उधार मांगते फिर जेब खाली हो गई, मान लीजिए किसी महीने सैलरी नहीं आई या व्यापार में घाटा हो गया, जेब खाली हो गई, तो वो भी तो इमरजेंसी है ना। लोगों से मांगते फिर रहे हैं, ये चुपचाप घर के अंदर पड़े हैं, भाई पैसे है ही नहीं, जब पैसे नहीं है तो क्या काम करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो भी एक इमरजेंसी है। तो जब भी इस तरह से आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, लेकिन अब कुछ नया आ गया, अब वो अच्छा है या बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नया आ गया है जो आपके रूटीन लाइफ पर असर डाल रहा है। जो रूटीनी वर्क आप कर रहे हैं वो नहीं कर सकते आप चाह करके भी। अब जो नई सिचुएशन आपके सामने आ गई है वो अच्छी है या बुरी है, जैसी भी है, अब सबसे पहले आपका जो ध्यान है उसी को डील करने पर है। ईद आ गई है, होली आ गई है, दिवाली आ गई है, ठीक है ना। तो भाई अब ईद के लिए तैयारियां करनी है, रमज़ान के लिए तैयारियां करनी है, होली के रंग डालने हैं, दिवाली के लिए पटाखे लाने हैं, दिवाली के लिए सजावट करनी है, तो सारा ध्यान आपका उसी पे है। बाकी सारे रूटीनी काम 3-4 दिन के लिए अब अलग हो गए। समझ गए ना, समझ गए। कुछ नया, कुछ विशेष, वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, वो आपके सामने आ गया है। उसी को आम भाषा में क्या कहते हैं, इमरजेंसी, है ना। कहते हैं ना, यार जा जल्दी काम, आप किसी शॉप पे गए, कहा यार भाई मुझे आज प्रेफरेंस दे दो, मैं ज़रा इमरजेंसी में हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है भाई, उसके कस्टमर और खड़े हैं, जो पहले कस्टमर आया वो उसको डील करेगा, फिर आपका नंबर आएगा, आप कहे यार मैं आज थोड़ा सा बहुत जल्दी में हूँ, थोड़ी इमरजेंसी है, ज़रा मुझे पहले देख लो। डॉक्टर क्या जाते हैं ना, डॉक्टर क्या जाते हैं, डॉक्टर रूटीन, हाँ भाई फला, गुलफाम अली, राकेश कुमार, सबके नंबर आ रहे हैं ना। उसके बाद सबके नंबर आ रहे हैं, नंबर के हिसाब से डॉक्टर पेशेंट देख रहा है। लेकिन बीच में कोई पेशेंट ऐसा आ गया है जो अगर उसको जल्दी से ट्रीट ना किया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब भी अपना रूटीन छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, तो भाई बाहर ही देख लेते हैं, जिस एम्बुलेंस में मरीज लेटा हुआ है जाके वहाँ देख रहे हैं, कोई पर्चा नहीं, कोई नंबर नहीं, सबसे पहले इसको देखा जाएगा। इमरजेंसी है ना, अस्पताल में होते हैं ना इमरजेंसी वार्ड, होते हैं ना, सारे लोग उधर घूमे फिरते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ, इमरजेंसी में, डॉक्टर साहब कहाँ, इमरजेंसी में, रूटीन वर्क सारा खत्म हो गया, है ना। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं, इमरजेंसी है। प्रिंसिपल साहब की इमरजेंसी कब होती है, एग्जाम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आपस में लड़ गए, सर फुटबॉल कर लिया उन्होंने, तो इमरजेंसी है ना। उसी तरह से हमारे संविधान में भी इमरजेंसी की कल्पना की गई है। ये सोचा गया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि देखो संविधान का है, संविधान ये है कि भाई हमने ये नियम कायदे कानून बना दिए हैं, ये प्रोसीजर, ये रूल्स, ये रेगुलेशन बना दिए हैं, और सरकार, संसद या विधानसभा, सरकार या सरकार के अंदर जितने भी घटक हैं वो इन सभी नियम कानूनों के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, संविधान क्यों बनाया भाई हमने, क्यों, तबस्सुम, तानाशाही, राजशाही से मुक्ति पाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए हमने संविधान बनाया। कि हम लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया कि देश हमारा इसके अनुसार चलेगा, इसमें जो नियम कायदे कानून है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। आप देखो ना, गीता, कुरान, बाइबल, ये क्या है, ये ईश्वर ने, अल्लाह, गॉड, जो भी आप कहो, उन्होंने हमें बताया है जीवन जीने का रास्ता, कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमें एक सही जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, जिससे कि इस जीवन में हमारी उन्नति हो, और जो जिसे हम कहते हैं ना मृत्यु के बाद जो जीवन है, मृत्यु के बाद जो स्थिति है, उसमें भी हमें मोक्ष मिल जाए, या स्वर्ग मिल जाए, या जन्नत मिल जाए, या निजात मिल जाए, या मुक्ति मिल जाए। समझ रहे ना, महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, उन्होंने जो रास्ते बताए हैं किसके लिए बताए भाई, मोक्ष के लिए। मोक्ष का मतलब निजात, छुटकारा। किससे छुटकारा, कि पहले मृत्यु हो जाए, फिर जीवन आपका, फिर मृत्यु, फिर जीवन आपका। तो निजात या छुटकारे का मतलब ये है कि इस जीवन मृत्यु के जो चक्र है ना, इससे आपको मुक्ति मिल जाए, वो आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाए। ऊपर जो ईश्वर है, परमात्मा है, हम आत्मा है, वो परमात्मा, हम उसे मिल जाए। और वो मिलन जो है वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मिलन है। समझ रहे ना, उसी को हम कहते हैं निजात, मुक्ति या मोक्ष। ओके, तो अब उस निजात, मुक्ति या मोक्ष को पाने के लिए आपने ये करना, ये नहीं करना, ये धर्म है। उसी तरह से हमने लोगों की भलाई करनी है, लोगों को एक सभ्य और सुंदर जीवन देना है।
सरकारों का मकसद क्या है? लोगों को सभ्य और सुंदर जीवन देना है, लोगों का विकास करना, कल्याण करना, जिससे कि लोग लगे कि हाँ भाई हम किसी दुनिया में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमने संविधान बनाया। संविधान मतलब कायदे कानून बनाए, तो सिंपली चल रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बने हुए हैं, संसद विधानसभाएं बनी हुई, सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, पुलिस थाने बने हुए हैं, पुलिस थानों पर कंट्रोल करने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समझ रहे ना, मंत्री हैं, सभी मंत्री से लेकर संतरी तक सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं उनमें से कुछ को हमें किनारे करना पड़ता है कुछ समय के लिए, उनमें से कुछ को हमें कुछ समय के लिए किनारे करना पड़ता है कि भाई अब संविधान में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कुछ विकट परिस्थिति आ गई है, ऐसी कुछ समस्या आ गई है कि अगर हम संविधान के अनुसार चलें, संविधान के इन आर्टिकल्स के या इन दिशा निर्देशों के या इन कायदे कानूनों के अनुसार चलें, तो इस विपदा से, इस विपत्ति से, इस इमरजेंसी से, इस आपातकाल से हम निपट नहीं पाएंगे। इन्हीं को कहा गया है हमारे संविधान में आपातकाल। तो 3 तरह की आपातकालीन परिस्थितियां हमने जो हैं कि सोची हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय स्तर का, पूरे देश भर का आपात या इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। एक है स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप राज्य में राष्ट्रपति शासन कहते हो, और एक तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात। जैसे अभी आपने देखा ना 2020 में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से पैसे की दिक्कत आ गई थी। तो हालांकि वित्तीय आपात की घोषणा तो नहीं की गई थी, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ही हो रहा था। उस समय घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ही हो रहा था, समझ रहे ना। इसके अलावा आमतौर पर आप देखते हो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगे, आपके उत्तराखंड स्टेट में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब क्या है कि अब जो है मुख्यमंत्री और मंत्री काम नहीं करेंगे, विधानसभा काम नहीं करेगी, अब जो है राज्य में सीधे जो शासन होगा वो केंद्र सरकार का होगा, और केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल राज्य की व्यवस्थाओं को देखेगा। हम लोग इसके आदी थोड़ी है, एमएलए होते हैं, एमएलए में से मंत्री होते हैं, और मंत्रियों में से कोई मुख्यमंत्री होते हैं, वही हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन अब इमरजेंसी आ गई है, इससे काम नहीं चलेगा, राज्यपाल का शासन होगा। उसी तरह से आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है अपने राज्यों के लिए। केंद्र सरकार राज्यों के कामों में दखल नहीं दे सकती आमतौर पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, केंद्र सरकार राज्यों के कामों में दखल भी दे सकती है। विधानसभा के कानून बनाने की शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, कुछ मूल अधिकार आपके सस्पेंड हो गए, है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर कुछ बाउंडेशन लग गई हैं नेशनल इमरजेंसी के समय में, वही है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो इसको और आगे डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आप इमरजेंसी क्या होती है, आपात क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे कि देश में जब भी आपातकाल आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं। अब वो विशेष शक्तियाँ क्या हैं? वो है आर्टिकल 352, 356 और 360 में, ठीक है ना। थोड़ा रोक देना इसको, मैं चाय पी लूँ। तो 3 तरह के आपातों की कल्पना की गई है, आपातकालों की कल्पना की गई है। सबसे पहली बात, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 में देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, जो शुरुआती संविधान था, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 आधार थे। एक तो युद्ध, है ना, कोई हम पे हमला करे या हम किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, युद्ध या बाहरी हमला या आंतरिक अशांति। यहाँ पर बाहरी हमले का मतलब यह है कोई किसी दूसरे देश ने हम पे हमला कर दिया। युद्ध का मतलब यह है कि हमने ही किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। या फिर आंतरिक अशांति, इंटरनल, सिर्फ 2 शब्द आए हैं, आंतरिक अशांति। उस आंतरिक अशांति को परिभाषित नहीं किया गया था कि आंतरिक अशांति होती क्या है। तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत है, उसे घोषित करने के 3 आधार थे, युद्ध, बाहरी हमला और आंतरिक अशांति। बाद में जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई, उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। लिख लेना इस चीज़ को ना, वैसे मैं अलग से लिखाऊंगा अभी इसको। उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो इस आपातकाल की बहुत आलोचना हुई। इसी को आधार बना करके इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो फिर संविधान में 44वां संशोधन आया। यहाँ मैंने लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, आगे जरूर लिखा होगा कहीं, ठीक है ना। हाँ, ये लिखा तो है। अब जो प्रेजेंट सिनारियो है 44वें संशोधन के बाद, अब जो राष्ट्रीय आपात के जो आधार हैं वो हैं कि युद्ध, बाहरी हमला, इसे तो नहीं छेड़ा गया है, लेकिन वो जो आंतरिक अशांति था उसकी जगह लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवोल्यूशन, है ना, हथियारबंद क्रांति या सशस्त्र विद्रोह। किसके खिलाफ? देश के खिलाफ।
तो अब इस समय जो स्थिति है वो ये है, 44वें संशोधन के बाद आंतरिक अशांति को हटा करके क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। और दूसरी चीज़ कि आपातकाल की घोषणा तभी होगी, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब कैबिनेट, ध्यान रखना मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर कैबिनेट, जब कैबिनेट इसको लिखित रूप से राष्ट्रपति को मशवरा दे। इसके लिए कैबिनेट राष्ट्रपति को लिखित रूप से सलाह देगी, तभी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दे। केवल राष्ट्रीय आपात ही नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, तीनों ही स्थितियों में ये जरूरी है कि कैबिनेट लिखित रूप से राष्ट्रपति को सलाह दे कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में कि संविधान के अनुसार शासन चलाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अब आपातकाल की घोषणा की जाए। ठीक है ना, आपातकाल की घोषणा पूरे देश में गड़बड़ी या देश के किसी एक हिस्से में गड़बड़ी पर भी हो सकती है। जैसे हमने लगा सशस्त्र विद्रोह, या तो पूरे देश में बगावत हो जाए या देश के किसी एक हिस्से में बगावत हो जाए तो भी इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है ना, पूरे देश या देश के किसी हिस्से में खतरा है तो भी इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। ओके, अब दूसरा आपातकाल क्या है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत, इसे कहते हैं संवैधानिक आपात या राज्य आपात। इसको संवैधानिक आपात क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा, इसको राज्य आपात क्यों कहते हैं ये भी पता चलता है। देखिए हमारे यहाँ दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 355 और एक आर्टिकल 356। आर्टिकल 355 ये कह रहा है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो राज्यों को ये निर्देश दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। ध्यान रखना, आर्टिकल 355 इमरजेंसी लगाने की बात नहीं कर रहा। आर्टिकल 355 ये कह रहा है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो देखे, वो ये सुनिश्चित करे या ये तय करे कि राज्य में जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुसार चल रहा है। ठीक है साहब, समझ गए। अब अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो राज्य सरकारों को निर्देश दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाओ। ओके, सिर्फ 355 ये कह रहा है। ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, 355 इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा है, दो चीज़ों की बात कर रहा है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे, वो राज्य को ये निर्देश दे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। ठीक है, अब आर्टिकल 356 आ रहा है। 356 में सीधे सीधे ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसी भी समय राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से, आपको पता ना हर 15 दिन में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को राज्य के शासन के बारे में रिपोर्ट भेजता है, हर 15 दिन में। ये रूटीन ही काम है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल हो जाता है तो मीडिया में आ जाता है कि भाई राज्यपाल ने ये रिपोर्ट भेज दी है। ठीक है, तो 356 में ये व्यवस्था है कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अदर किसी भी सोर्स से, अब उस सोर्स को डिफाइन नहीं किया गया, तो उसमें ध्यान सुनना, उस सोर्स को, वो सोर्स कौन सा होगा उस सोर्स को डिफाइन नहीं किया गया। अखबार से पता चले, सोशल मीडिया से पता चले, या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री आके बता दे, इस सोर्स को डिफाइन नहीं किया गया। ये सिर्फ कहा गया कि सोर्स से, कि राष्ट्रपति को किसी भी समय राज्यपाल की रिपोर्ट से या किसी भी अन्य सोर्स से ये पता चले कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात इसी में कि अगर केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकारें ना माने या मानने में विफल रहें या उन्हें प्रभावी रूप से लागू ना कर पाएं, 355 क्या कहता है, केंद्र सरकार देखे कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार चले। अब इसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है, राज्य सरकारें उन निर्देशों को ना माने या मानने में विफल रहें या उन निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू कर पाने में विफल रहें, तो भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिपरिषद जो है वो बर्खास्त हो जाएगी और उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेंगे। इसीलिए देखो, जो आर्टिकल 356 वाला आपात है इसको हम राज्य आपात भी कहते हैं। संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर ही लगाया जाता है, इसलिए इसको हम संवैधानिक आपात भी कहते हैं। और आमतौर पर इस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो इसे हम राज्य में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ठीक है, क्या आधार है, किसके आधार पर ये लगाया जा सकता है, ये सारी बातें हो गई। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेना। ठीक है, अब इसको मैंने संवैधानिक आपात क्यों कहा ये बता दिया मैंने आपको। अब दो स्थितियाँ आ गई, मैंने कहा ना मंत्रिपरिषद जो है बर्खास्त हो जाएगी। यहीं पर मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मैंने क्या लिखा होगा, सभी कार्य जो है राज्यपाल के या अपने हाथ में ले लेगा। देखो इसमें होता है जब राष्ट्रपति
ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री और मंत्री, वो अपने पद पर अब नहीं रहेंगे, भंग हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, यानी कि सरकार जो है भंग हो जाएगी। अब राज्य का कामकाज कौन चलाएगा? इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेगा और उस शासन को वो या तो स्वयं या अपने किसी एजेंट के माध्यम से चलाएगा। ध्यान रखना, ये नहीं लिखा है कि राज्यपाल के माध्यम से चलाएगा, उसने कहा उस शासन को वो या तो स्वयं या अपने किसी एजेंट के माध्यम से चलाएगा। इस मुद्दे पर भी और बात करेंगे जब बात करेंगे कि आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, उसके बारे में फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आ जाता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 कह रहा है कि राष्ट्रपति को कभी भी ये लगे, राष्ट्रपति को कभी भी किसी भी सोच से ये बदले कि भारत की, यानी कि देश की, भारत की या हमारे देश की या उसके किसी एक हिस्से की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख खतरे में है। राष्ट्रपति को कभी भी ये लगे कि भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख, यानी कि पैसे की किल्लत आप समझते हो, तो वित्तीय साख खतरे में है। जैसे भी आपकी साख अच्छी है, आप कहीं मार्केट से पैसा उठा लेते हो, कर्ज ले लेते हो, व्यापारी हो आप, है ना, समय पे मैं ब्याज आप पैसा दे देते हो, सिलसिला आपका लगातार चलता आ रहा है, आपकी साख बनी हुई है, आप कहीं भी जाते हैं आपके फ़ोन पे आपको पैसे मिल जाते हैं, है ना, भाई यार इतने पैसे चाहिए, मैं अकाउंट में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, साख है ना। लेकिन अगर आपके पास पैसे ना रहें और एक दो बार आप आनाकानी कर दें पैसे देने में, समय पर पैसे ना दे पाएँ किसी के, तो आपकी साख गड़बड़ा जाएगी ना। अब अपनी साख को बचाए रखने के लिए आदमी क्या करता है? जेवर बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, कार बेचेगा, है ना, चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा, लेकिन अपनी साख को ख़राब नहीं होने देगा। क्योंकि अगर साख खराब हो गई, साख मतलब इमेज खराब हो गई, तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना। तो अगर राष्ट्रपति को कभी भी ये लगे कि भारत की या भारत में उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख खतरे में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। आर्टिकल 360। तो 3 तरह के आपात हो गए, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्तीय आपात। अब यहाँ पर देखो, मैंने इन चीज़ों को इस तरह से लिखा है कि जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का मेंस देने जाएंगे, वनडे या प्री के लिए तो चल ही रहा है ये, जब आप मेंस देने जाएंगे या आप ऐसे लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो इस तरह का होना चाहिए कि इतने प्रकार के ये आपात हैं, इतने प्रकार के आपातकाल हैं। अब उस घोषणा के प्रभाव क्या होंगे और आगे जो भी चीज़ें उसके बारे में आप लिखना चाहें वैसे लिखें। तो इस पूरे क्वेश्चन का या आंसर का जो शरीर चलेगा वो इस तरह चलेगा, है ना। कितने प्रकार के आपात हैं, कब कब घोषणा होती है, मैंने बता दिया आपको। अब उसकी बात करेंगे, उसके असर या उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो असर या प्रभाव की बात करें, सबसे पहली बात आर्टिकल 352 की हम बात कर रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देते हैं, जब राष्ट्रपति जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात लागू हो गया है। अब आप देखें, लोकसभा का जो कार्यकाल है आमतौर पर 5 साल का होता है, आप लोग जानते हैं ना। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं लिखा है कि साहब 1 साल के लिए बढ़ा ही दोगे, आप घोषणा होगी तो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ना। लोग इसमें लिखा है कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पहली बार में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा हो गई। आप सरकार को ये अधिकार है कि वो, सरकार में राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 साल की जगह 6 साल का हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी 1 साल के बाद अगर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, हालात नहीं सुधरे हैं, तो 1 साल के बाद 6-6 महीना करके, यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया, संसद से मंजूरी लेकर के 6-6 महीने करके आप आपातकाल को लोकसभा के कार्यकाल को चाहें जितने समय के लिए बढ़ा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, संसद ने उसे मंजूरी दे दी। 1 महीने के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए ना, आगे मैंने सारा लिख रखा, अभी बताऊंगा आपको। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, और लोकसभा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया आज की तारीख में ही। 1 महीने के भीतर संसद ने उसे मंजूरी दे दी, ठीक है, संसद ने उसे मंजूरी दे दी। अब 1 साल बाद लोकसभा कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए अब संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने सिर्फ आदेश जारी करना है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। अब अलग से संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। तो लोकसभा का कार्यकाल पहले 1 साल के लिए, उसके बाद 6-6 महीना करके आप अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है लोकसभा के कार्यकाल में। अब आपको पता है जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सरकार के काम केंद्र सूची में और राज्य सरकार के काम राज्य सूची में। केंद्र के काम अलग हैं और राज्य के। चलिए साहब आगे चलें। तो केंद्र, अब जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो रही है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को कार्यकारी निर्देश दे सकती है। अब कार्यकारी निर्देश या कार्यपालिका निर्देश का मतलब क्या है?
देखना तो उस कैमरा ऑन है, ठीक है, लाइट्स वगैरह सही, ठीक है। तो कार्यकारी, भाई मंत्रिपरिषद की जो शक्तियाँ हैं ना उन्हें हम कार्यकारी शक्तियाँ कहते हैं। विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं विधायी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी निर्देश या कार्यपालिका निर्देश देने का मतलब ये है कि सरकार, विधानसभा नहीं, सरकार ऐसे करे और वैसे करे, ऐसे ना करे और वैसे ना करे, यानी कि सरकार को अपने काम किस तरह से करने हैं, अमुक विषय पर सरकार ने अपने कामों को किस तरह से करना और किस तरह से नहीं करना, इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस या कार्यकारी निर्देश, ठीक है। तो केंद्र सरकार आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को कार्यकारी निर्देश भी दे सकती है कि अपना काम ऐसे करो और ऐसे मत करो। ध्यान रखना, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो। अच्छा, जब राज्य आपात लगा हुआ तो राज्य सरकार है नहीं, केंद्र सरकार खुद ही देख रही है, तो वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, ओके। और जब वित्तीय आपात होता है तो वित्तीय आपात में केंद्र सरकार राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति नहीं रखती है, वित्तीय मामलों में जरूर निर्देश दे सकती है, उसकी बात अभी हम अलग करेंगे। तो जब राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो केंद्र को राज्यों को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति मिल जाती है। वो कह सकते हैं कि साहब अपना जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलाओ, ये भी कह सकती है कि अपना शासन संविधान के अनुसार चलाओ, जो कि यहाँ पर फिर से आ जाता है आर्टिकल 355, ओके। और ये जो बात है ना, मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है, यहाँ भी स्टार बना रखा है कि राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो रही है तो आर्टिकल 353 ये कहता है कि राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 353 में। अब नेक्स्ट आ गया, जब आर्टिकल 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा? बहुत सारी बातें इसमें हो चुकी हैं। उसका असर ये होगा कि साहब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा और विधायी शक्ति क्या होंगी, इन सब की बात करेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिपरिषद है, वो बर्खास्त हो जाएगी और राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेगा। इसी को हम केंद्र का शासन भी कहते हैं, राज्य में केंद्र का शासन भी कहते हैं। आमतौर पर इसको ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है ना। कहने का मतलब वही है, लेकिन सही भाषा जो है वो ये है कि राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। इसी का मतलब हम कह देते हैं कि राज्य का शासन जो है केंद्र के प्रावधानों के अनुसार चलेगा। केंद्र मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब केंद्र, ठीक है। अब राष्ट्रपति खुद शासन करने तो आ नहीं रहे हैं, उसमें एक बात ये लिखी हुई है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी तो राज्य का शासन राष्ट्रपति या तो खुद या अपने किसी एजेंट के माध्यम से चलाएंगे। ध्यान रखना, राज्यपाल नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रपति या तो खुद या अपने किसी एजेंट के माध्यम से चलाएंगे। तो हमारे यहाँ आमतौर पर परंपरा यही रही है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो शासन चलाने की जिम्मेदारी उस राज्य के राज्यपाल को दे दी जाती है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही होता है? राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजेगा कि साहब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तभी राष्ट्रपति शासन होगा लागू होगा? तो ऐसा है, जब राज्य में देखिए राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी अपनी राष्ट्रपति को कि साहब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया राज्य में, या राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, राज्यपाल ने ऐसी रिपोर्ट भेज दी, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति मजबूर हैं अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए या सरकार को भंग करने के लिए। चेतावनी भी दे सकते हैं कि साहब अपना शासन संविधान के अनुसार चलाओ, अदरवाइज बर्खास्त कर दिए जाओगे। राज्यपाल ने अगर अपनी रिपोर्ट भेज दी है तो राष्ट्रपति मजबूर नहीं है, समझ गए। और एक चीज़ दूसरी बात यह है कि अगर राज्यपाल सही रिपोर्ट भेजे, राज्यपाल भी तो मिल सकते हैं ना भाई, राज्यपाल सही रिपोर्ट भेजें, सही रिपोर्ट का मतलब यह है कि हाँ साहब सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, संवैधानिक दिक्कतें हैं लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ, सरकार अपना काम ठीक तरीके से कर रही है, तो अब राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता? नहीं। अगर राष्ट्रपति को किसी और सोर्स से भी पता चल जाए कि साहब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, तो भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। लब्बो-लुभाव क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेगा, अगर करना होगा दूसरे सोर्स से जानकारी लेकर भी कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है कि मामला गड़बड़ है तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो ही, ये राष्ट्रपति की या केंद्र सरकार की मर्जी है कि वो चेतावनी दे दे कि भाई मामला सही करो, अदरवाइज हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, है ना। समझ गए मेरी बात? इधर रिपोर्ट गई उधर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई है तो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले लेंगे, केंद्र सरकार शासन अपने हाथ में ले लेगी, वहाँ का शासन राष्ट्रपति या तो खुद चलाएंगे या अपने किसी एजेंट के माध्यम से चलाएंगे। अब हमने परंपरा ये अपनाई है कि राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि यहाँ का शासन अब चलाओ। अब
जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है तो राज्य में एक ही मुखिया रह जाता है, औपचारिक भी वही और अनौपचारिक भी कोई, कौन? राज्यपाल। आमतौर पर परंपरा ये रही है कि राज्यपाल जो है अपनी सहायता के लिए एक अपना कोई एडवाइज़र अपॉइंट कर लेते हैं जो राज्यपाल के साथ मिलकर के काम करता है। और उसमें भी हमने परंपरा ये चलाई है कि जो राज्य का मुख्य सचिव होता है यानी कि चीफ सेक्रेटरी होता है, उसे हम राज्यपाल का मुख्य सलाहकार बना देते हैं। परंपरा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार बना देते हैं और फिर दोनों मिलकर के राजकाज को वो चलाते हैं। समझ गए? है ना? अब हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो संविधान में लिखी हुई है स्पष्ट रूप से, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने परंपरा के अनुसार चलाया है। जैसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा, है ना भाई? परंपरा चला रही है, उस परंपरा पर हम अभी भी कायम है। ओके, तो अब विधानसभा का क्या होगा? राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी, विधानसभा का क्या होगा? देखिए, विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, और एक रास्ता ये भी है कि विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, विधानसभा को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब निलंबित कर दिया गया है। तब तक राष्ट्रपति ये देखेंगे कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव से बचा जा सके। भाई सरकार बर्खास्त हो गई, सरकार बर्खास्त हो गई, इसका मतलब नए चुनाव कराओ, और नए चुनाव कराओ, जनता जिसे चाहे उसे अपना नेता चुन ले, उसे अपना मुख्यमंत्री या मंत्री चुन ले। भाई पार्टी आधार पर हम इलेक्शन लड़ते हैं ना, पार्टी किसी पार्टी को हम वोट देते हैं, पार्टी में किसी चेहरे को हम वोट देते हैं, अपने एमएलए या एमपी चुनते हैं, वो एमएलए एमपी आके जा करके अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो जनता की मर्जी है। तो अब विधानसभा का क्या होगा? राष्ट्रपति चाहें तो विधानसभा को भंग कर दें, ठीक है साहब। अब जब भी होंगे नए चुनाव होंगे, और राष्ट्रपति अक्सर ऐसा भी करते हैं कि विधानसभा को सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, भंग नहीं करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि एमएलए जो एमएलए हैं वो एमएलए का पद तो रहेगा, लेकिन जब तक विधानसभा सस्पेंड रहेगी उन्हें जो एमएलए के रूप में जो विशेषाधिकार मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है साहब। विधानसभा सस्पेंड है, विधानसभा सस्पेंड होने का मतलब है विधानसभा के स्पीकर भी हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन वो अपने पद पर भी हैं, लेकिन उस पद पर रहते हुए, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या एमएलए रहते हुए उन्हें जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार मिले हैं वो नहीं मिलेंगे जब तक कि विधानसभा सस्पेंड रहेगी। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर एक सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, या एक सरकार जो है सदन में अपना बहुमत खो चुकी है, भाई जो मेजोरिटी चाहिए सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, जितने एमएलए का साथ चाहिए इतने एमएलए नहीं है उनके पास, तो विधानसभा को भंग ना करके हमने विधानसभा को सस्पेंड कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया है। अब संभावना तलाशी जा रही है कि क्या कोई नई सरकार बन सकती है, कोई मिलीजुली सरकार बन जाए या कोई और पार्टी बहुमत जुटा ले। अगर सरकार बन सकती है तो लोगों को इलेक्शन से बचाया जा सके, नए इलेक्शन से बचाया जा सके। नए इलेक्शन का मतलब है 6-7 महीने के लिए मशीनरी इलेक्शन में व्यस्त और तमाम तरह का पैसा उसमें खर्च हो जाता है। तो राष्ट्रपति ये भी देखते हैं कि 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई अलायंस बन जाए या कोई सुलह सफाई हो जाए जिससे कि कोई एक पार्टी सरकार बनाने और चलाने लायक बहुमत का इंतज़ाम कर सके और नई सरकार बन सके। अब अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नई सरकार बन सकती है और कोई पार्टी राष्ट्रपति के पास आती है कि साहब हम सरकार बनाएंगे, दावा करती है, राष्ट्रपति के पास नहीं, राज्यपाल के पास, सॉरी, कोई पार्टी राज्यपाल के पास आती है, वो कहती है कि सर हमारे पास मेजोरिटी है और हम सरकार बनाएंगे, आप विधानसभा को बहाल करो और हमें जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाओ। तो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति को, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। तो राष्ट्रपति पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि विधानसभा बहाल कर दी गई है। विधानसभा, राष्ट्रपति शासन तो लगा हुआ है, विधानसभा बहाल कर दी गई है। अब विधानसभा बहाल कर दी गई है, राज्यपाल को जिस पार्टी ने दावा किया है कि हम सरकार बनाएंगे, राज्यपाल उसके मुखिया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा, उसी दिन से राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। और अगर ऐसा ना हो पाया तो विधानसभा भंग, चलो भाई अब नए चुनाव कराओ। अच्छा, इसमें जो है कि ना कि विधानसभा कब तक सस्पेंड रह सकती है, या विधानसभा कब तक भंग रह सकती है, या राष्ट्रपति शासन कब तक रह सकता है, या क्या कोई तय समय सीमा है जब नए चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की समय सीमा क्या है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं या क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जब वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो उसका असर क्या होता है। उसका असर ये होता है साहब कि भारत में किसी भी पदाधिकारी के, चाहे वो मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, यहाँ तक के सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, स्वयं राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, किसी के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है।
किसी के भी, उसने लिखा राज्य में किसी राज्य के अधीन किसी भी प्राधिकारी के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो किसी का मतलब किसी भी हो गया, कोई भी हो गया, किसी के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। कितनी की जाएगी ये नहीं लिखा हुआ है ना, कितनी की जाएगी ये लिखा हुआ है, लेकिन किसी के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और राज्य सरकार के जो धन और वित्त विधेयक होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये कह सकता है कि साहब इन्हें मंजूरी देने से पहले आप हमारे पास इनको पेश करोगे। अर्थात राज्य सरकार के जो धन और वित्त विधेयक हैं, अभी ज़रूरी होता है कि वो पहले राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे, फिर वो लागू होंगे। ठीक है साहब। इसके अलावा जब वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो ना तो न्यायालय की, ना संसद की, ना विधानसभा की, ना नागरिक अधिकारों की किसी शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मामलों का असर ये होता है। ठीक है। अब आर्टिकल 356 हो या 352 हो या 360 हो, समझ रहे ना, चाहे वो राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपात हो या वित्तीय आपात हो, उन सभी में जो कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो अप्रभावित रहती हैं, न्यायिक शक्तियां अप्रभावित रहती है। न्यायिक शक्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, जुडिशरी पावर से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। ठीक है ना। अब क्या बात आती है, क्या राष्ट्रपति शासन न्याय योग्य है? अभी इसकी बात करेंगे आगे, राष्ट्रपति शासन न्याय योग्य है या नहीं, इसकी बात करेंगे आगे। अब आर्टिकल 352 का आपात 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है। तो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है तो आर्टिकल 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 में हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हुई है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, बोलने की आज़ादी, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है ना, आर्टिकल 352 के अंतर्गत अगर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सारी की सारी अपने आप सस्पेंड हो जाएंगी। जैसे ही आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हुई तो अनुच्छेद 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं मिली है, वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, पार्टी बनाने की, संगम या जुलूस या धरना प्रदर्शन करने की जो भी स्वतंत्रता हो 19 के अंतर्गत, वो सारी अपने आप सस्पेंड हो जाएंगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा कहता है? 358। ओके। अब इसके अलावा अन्य जो मूल अधिकार हैं हमारे, कौन से बहाल रहेंगे, कौन से सस्पेंड रहेंगे, वो बहाल रहेंगे भी तो किस सीमा तक रहेंगे, यानी कि 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं उनका क्या होगा? तो उनका वो होगा जो राष्ट्रपति कहे। आर्टिकल 359 ये कहता है कि अन्य मूल अधिकारों के बारे में लागू रहेंगे, और रहेंगे तो किस सीमा तक, उसके लिए राष्ट्रपति अलग से आदेश यानी कि अधिसूचना जारी करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना। अब आगे चलें। लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो बोलने की आज़ादी है, 19(1) है ना, 19(1)(a) बोलने की, जिसे आप कहते हैं ना वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, समझ रहे ना, प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19(1)(a) में जो मिली हुई है। ठीक है ना, मैं लिख दूँ 19(1)(a) में जो आपको आज़ादी मिली हुई है, वो जो 19(1)(a) की आज़ादी है वो तभी सस्पेंड होगी जब आपातकाल युद्ध या बाहरी हमले के कारण लगा हुआ है। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा है तो बोलने की आज़ादी सस्पेंड नहीं होगी, प्रेस की आज़ादी सस्पेंड नहीं होगी। ध्यान रखना, समझे मेरी बात। अगर आपातकाल युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलने वाली वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आम भाषा में जिसके कहते हैं ना बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, वो तभी सस्पेंड होगी जब आपातकाल किसके आधार पर लगा है? युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा है तो 19(1)(a) सस्पेंड नहीं होगा। समझ मेरी बात तो हैं? ठीक है। इसके अलावा इसी में एक लिमिटेशन और है कि आर्टिकल 20 में जो अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, जो ट्रायल होता है ना, मुकदमे चल रहे हैं ना भाई, मुझ पर FIR दर्ज हो गई, FIR दर्ज होने के बाद कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे मुझे जमानत मिलेगी, कैसे ट्रायल होगा, ये इसे कहते हैं अपराधों के प्रति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, ये जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का आपात हो, किसी भी आधार पर आपात हो, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो मिली आज़ादी हैं वो कभी भी सस्पेंड नहीं होंगी। और ये सब वरदान हमें किसने दिए हैं? 44वें संशोधन ने, जो लिखा है ना कि 19(1)(a) कभी सस्पेंड नहीं होगा, 19(1)(a) तभी सस्पेंड होगा, या 19(1)(a) तब सस्पेंड नहीं होगा जब आपातकाल
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू हुआ हो, है ना। 19A के तभी सस्पेंड होगा जब आपातकाल युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर हो। इसके अलावा 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। ये किसने दिया हमें? ये 44वें संशोधन ने, ठीक है। अब लोकसभा कार्यकाल मैंने आपको बताया पहले 1 वर्ष और बाद में 6-6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसमें? राष्ट्रीय आपात में, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि संसद की मंजूरी, आर्टिकल 352 और 356। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की अगर घोषणा हो रही है तो घोषणा से 30 दिन के भीतर, यानी कि 1 माह के भीतर, घोषणा 30 दिन के भीतर या 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, ध्यान रखना, संसद 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपात को मंजूरी मिल जानी चाहिए, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, है ना। विशेष बहुमत फिर बताएंगे अभी आपको क्या होता है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपात को मंजूरी मिल जानी चाहिए और उसके बाद 6-6 महीने करके आप राष्ट्रीय आपात को चाहे कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी अगले 6 महीने के लिए आप बढ़ाओगे तो दोनों सदनों से और विशेष बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए, ध्यान रखना। लोकसभा कार्यकाल तो बढ़ गया तो एक बार बढ़ गया, वो तो ऑटो मोड में आ गया। अब उसके लिए अलग से मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 साल के लिए बढ़ा दिया, उसके बाद 6-6 महीने करके आप कभी तक के लिए बढ़ा सकते हो लोकसभा कार्यकाल, ठीक है। लेकिन हाँ, आपातकाल को अगर आपने बढ़ाना है तो हर 6 महीने के भीतर आपको संसद से संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंजूरी चाहिए। अब यहीं पर देखो ना आप, अगर संसद के दोनों सदनों ने अगर मंजूरी नहीं दी आपातकाल को बढ़ाने की तो लोकसभा कार्यकाल तो फिर अपने आप खत्म हो गया, है ना भाई। जब आपातकाल ही नहीं रहा तो आपातकाल के अंतर्गत ही तो आपने वो शक्ति पाई थी लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाने की, वो अपने आप ही खत्म हो गई, है ना। तो नए चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी खैर ऐसी स्थिति कोई आई नहीं है, जब आएगी तो देखे जाएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब अगर इसको समाप्त करना बहुत आसान है। समाप्त का मतलब ये है कि समाप्त इसको केवल लोकसभा ही कर सकती है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, जैसे 543 मेंबर हैं इस समय, तो 543 का मतलब मान लीजिए लगभग 55 मेंबर किसी भी समय लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में ये सूचना दें, कम से कम 1/10 मेंबर लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना दें कि भाई संसद का सत्र बुलाओ, और बुलाने के बाद हमने उस पर किस पे चर्चा करनी है? आपातकाल को हटाने के लिए हमने चर्चा करनी है। तो लोकसभा अध्यक्ष मजबूर है किसके लिए? लोकसभा के सत्र को बुलाने के लिए। ध्यान रखना, संसद के नहीं, लोकसभा के सत्र को बुलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष मजबूर है। 14 दिन के भीतर वो लोकसभा की बैठक बुलाएगा और उसमें अगर लोकसभा सामान्य बहुमत से, ध्यान रखना विशेष बहुमत से नहीं, लोकसभा अगर सामान्य बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर देती है कि आपातकाल हटाया जाए, तो आपातकाल को हटाना पड़ेगा और राष्ट्रपति से इस पर मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा ने, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा करेगा, संसद उसे मंजूरी देगी तभी वो आपातकाल लागू रहेगा। और अगर लोकसभा ने किसी भी समय सामान्य बहुमत से आपातकाल को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है तो वो उसी तारीख से, उसी समय से आपातकाल हट जाएगा। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करें तो, ना करें तो, ठीक है ना, उस पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो उसी समय, तो हटाने की पावर किसके पास है? लोकसभा को, है ना। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, और केवल सामान्य बहुमत से ये आपातकाल हट सकता है, ठीक है। अब उसी तरह से आर्टिकल 356 में जो राजापात है, संवैधानिक आपात है, उसका क्या सीन है? उसका सीन ये है कि आप 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो अब साहब 1 महीने के भीतर, है ना, नहीं, घोषणा के 2 महीने के भीतर, ध्यान रखना, ये घोषणा के 1 महीने के भीतर और ये घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से इसे मंजूरी मिल जानी चाहिए। एक बार मुझे ध्यान है 2004 या 5 का सीन है, राज्यपाल होते थे बिहार में, शायद पता नहीं कौन होते थे, बिहार में एनडीए की सरकार थी, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लालू यादव जो थे उस समय वो वहाँ पे सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो आपातकाल की घोषणा हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, वहाँ पर सरकार भंग हो गई। तो केंद्र सरकार जो है वो इतना बहुमत नहीं जुटा पाई, केंद्र सरकार को लग गया, लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी थी लेकिन राज्यसभा में केंद्र सरकार के पास मेजोरिटी नहीं थी। तो इससे पहले कि वो प्रस्ताव, 2 महीने की सीमा आ रही थी, इससे पहले कि वो प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव संसद की मंजूरी के लिए जाए, तो सरकार, केंद्र सरकार ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया था, वो सरकार बहाल हो गई थी, है ना। बिहार में ऐसा हुआ था, लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। तो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, घोषणा हो जाती है, तो उसकी मंजूरी 2 महीने के भीतर संसद के दोनों हाउस से सामान्य बहुमत से मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो सरकार बहाल हो जाएगी। अगर 2 महीने के भीतर
राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास नहीं होता सामान्य बहुमत से, तो इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति शासन स्वतः ही भंग हो जाएगा या हट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने संसद ने उसको मंजूरी दे दी, 6 महीने गुजर गए। अब 6 महीने गुजरने के बाद फिर से 6 महीने गुजर गए, ना तो वहाँ नई सरकार बनी है, ना विधानसभा बहाल हुई है, ना नए चुनाव हुए। अब क्या करें, तो अब संसद फिर से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि भाई अभी यहाँ पर हालात ठीक नहीं हुए, तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दो। तो 6-6 महीना करके 1 साल के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू होगा जब संसद इसके लिए प्रस्ताव पास कर दे और चुनाव आयोग लिखित में ये कह दे कि इस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। एक कंडीशन हो रही है इसकी, देखिए 6-6 महीने करके 1 साल तक आप राष्ट्रपति शासन खींच के ले गए राज्य में। अब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन वहाँ पर तभी रहेगा, पहली बात पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, राज्य की बात नहीं कर रहे, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा उसकी बात हम नहीं कर रहे, पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो या राष्ट्रीय आपात लगा हो। ठीक है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, चुनाव आयोग लिखित में ये कह दे कि इस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। ठीक है, तो 1 साल के बाद आप राष्ट्रपति शासन का दायरा बढ़ा सकते हो। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आपने राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है, किसी राज्य में चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आता दोस्तों? ओके, वित्तीय आपात की बात करी। वित्तीय आपात को जो मंजूरी मिल जानी चाहिए वो 2 माह में मिल जानी चाहिए, 2 माह में मिल जानी चाहिए, और संसद के साधारण बहुमत से। संसद माने जब भी संसद की बात करेंगे तो यानी कि दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से मंजूरी मिल जानी चाहिए। ठीक है ना। अब यहीं पर कुछ बातें आ गई हैं। राष्ट्रीय आपात सबसे पहले घोषित हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन ने हम पे हमला किया था। उसके बाद ये खत्म हो गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था। ठीक है, अच्छा ये आपात भी चल रहा था, राष्ट्रीय आपात बाहरी हमले की वजह से भी चल रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के समय में 25 जून सन 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित हुआ था। तो इस समय जब ये आंतरिक अशांति के नाम पर आपात घोषित हुआ तो ये वाला आपात चल ही रहा था। पाकिस्तान ने जो हम पे हमला किया था, ये इमरजेंसी हटाई नहीं गई थी, इमरजेंसी जारी थी, लेकिन उसी बीच जो है 25 जून सन 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर भी आपातकाल घोषित हो गया था। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। बाद में फिर जनता पार्टी सरकार आई, उसने इसको हटाया था आपातकाल को। राज्यापात यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था 1951 में पेप्सू, जिसे आज आप पंजाब कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है शायद पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू की जो फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। सबसे पहले 1951 में यहाँ पर लगा था आपातकाल। उसके बाद सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक पंजाब में ही रहा आपातकाल। सबसे ज़्यादा बार जो लगा है केरल और यूपी में, सबसे ज़्यादा बार केरल और यूपी में लगा है। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट में आ जाता है बम्बई केस। बहुत चर्चित मामला है बम्बई केस 1994 का। उसमें ये कहा है कि साहब जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात या संवैधानिक आपात जो है वो न्यायोग है। न्यायोग का मतलब उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। राज्य में आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। और कई बार ऐसा हुआ, अभी आपने देखा हो ना उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तो मामला फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट में गया था। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था राज्यपाल को कि साहब आप जो है सीएम को बहुमत साबित करने का मौका दो। अब सीएम ने बहुमत साबित कर दिया था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन भंग हो गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये ठीक लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैलाइए इसको।